नमस्कार दर्शकों, आज के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये दिवस हम सभी को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। आज बढ़ते तापमान, पेड़ों की कटाई के कारण हम सभी बहुत सारे परेशानियों से जूझ रहे हैं। पर्यावरण के साथ साथ हम मनुष्य भी इन परेशानियों का शिकार होते जा रहे हैं। आज के कार्यक्रम में हम इन्हीं परेशानियों के साथ साथ उन बदलावों की भी बात करेंगे जिससे हम छोटे छोटे कदम उठाकर हम पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं, साथ ही अपने जीवन को भी बचा सकते हैं। आज के हमारे कार्यक्रम का विषय है पर्यावरण असंतुलन व जलवायु परिवर्तन। और आज इस कार्यक्रम में चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं छत्तीसगढ़ स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड से डॉक्टर नीतू हरमुख मैम। आप एक वैज्ञानिक के तौर पर वहाँ पदस्थ हैं, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। धन्यवाद। और साथ ही हमारे साथ है हर्षिता सिंह बैस। आप एक शोधार्थी के साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम, जैसे कि आज हम एक ज्वलंत समस्या पर चर्चा करने वाले हैं जो हमारे पृथ्वी के साथ साथ हम सभी के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और हम सभी जानते हैं कि 5 जून यानी आज विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। मैम, हर साल ये दिवस एक उद्देश्य के साथ मनाया जाता है, तो इस वर्ष 2026 का क्या उद्देश्य है? इसे मनाने की आज भी क्यों आवश्यकता है? विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत सबसे पहले 1972 में स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया और 1973 से प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत की गई जी। और आज के परिप्रेक्ष्य में क्योंकि आज जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, जैव विविधता में कमी और जल संकट, प्लास्टिक प्रदूषण जैसी समस्याएं तेज़ी से बढ़ती जा रही हैं जी। और इसलिए इसकी प्रासंगिकता जो है वो पहले से कहीं अधिक ज़्यादा महसूस हो रही है, क्योंकि अब पर्यावरण संरक्षण केवल प्रकृति को बचाने का ही नहीं बल्कि मानव अस्तित्व को भी बचाने का एक संकल्प है, विषय बन चुका है। इसलिए इसकी प्रासंगिकता अभी और ज़्यादा बढ़ गई है। जी मैम, हर साल ये जो दिवस है जो वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है, ये किसी थीम के साथ हम सभी मनाते हैं। तो इस वर्ष इसका क्या थीम है और क्या सिर्फ ये वर्तमान की स्थिति को बताते हैं या फिर हमने जो पिछले वर्ष भी मनाया था विश्व पर्यावरण दिवस, उस थीम पे जो पिछले वर्ष का थीम था उस थीम पर अब तक कार्य हो चुके हैं? इसके बारे में भी जानना चाहेंगे। बहुत सही। वर्ष 2026 विश्व पर्यावरण दिवस का जो थीम है इस वर्ष का वो है इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर। ये इसका थीम है और ये जो थीम संदेश देती है कि प्रकृति स्वयं जलवायु संकट का सबसे बड़ा समाधान है जी। और वन, आर्द्रभूमि और जो हमारी नदियां हैं, जैव विविधता है, हमें संतुलित जीवन जीने की ये सीख देती है, प्रेरणा देती है। ये केवल पर्यावरण संरक्षण का संदेश नहीं देती है बल्कि भविष्य की दिशा तय करने वाला थीम है। और क्योंकि सुरक्षित पर्यावरण ही सुरक्षित अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य और मानव की जो मानव जीवन की गारंटी है। जो पिछला हमारा विश्व पर्यावरण दिवस हुआ जिसमें प्लास्टिक्स मुक्त हमें अपना पर्यावरण बनाना था, तो बहुत हद तक तो हमने उसमें सफलता पाई है, लेकिन अभी भी हमें बहुत ज़्यादा उस पर कार्य करने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति में स्वयं के प्रति जब तक जिम्मेदारी नहीं आएगी तब तक हम उस लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो अभी भी वो लक्ष्य हमारे सामने एक बड़ा चुनौती के रूप में जी बिल्कुल, जब तक हम अपनी ये छोटी छोटी जिम्मेदारी को पूरा नहीं करेंगे तब तक इस जो बड़े बड़े आयोजन है उनका जो थीम है वो पूरा उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। जी बिल्कुल। हर्षिता जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि हर साल जो ऐसे वैश्विक स्तर पर जो आयोजन किए जाते हैं उनके कोई ना कोई विश्व जो है मेज़बानी करता है, तो इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस की मेज़बानी कौन कर रहा है? जी, जैसा कि हम जानते हैं हर साल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे में एक थीम रखी जाती है और जिस प्रकार से उसकी थीम महत्वपूर्ण होती है वैसे ही कौन से देश में इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है जी। और जैसा कि हम जानते हैं 2026 में अज़रबैजान UNEP के सहयोग से इस कार्यक्रम को पूरा करने जा रहे हैं।
इसके अलावा हम जानते हैं आज की जो समस्याएं हैं सारी कुछ इसमें डिस्कस होंगी, सारी चीज़ों के सॉल्यूशंस ढूंढे जाएंगे। तो कार्यक्रम किसी एक देश में होता है, पर इसका जो संदेश है ये पूरे विश्व में फैलाया जाता है और इस पे अमल किया जाता है। जी बिल्कुल। और मैम जैसे देख रहे हैं कि बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण के साथ साथ हम सभी कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं, और हमें अपने आसपास के क्षेत्रों के साथ साथ ये जो परेशानी है वो पूरे वैश्विक स्तर पर भी दिखाई दे रही है। तो अब हम जानना चाहेंगे कि जो परेशानियां हैं वो विश्व में कहाँ कहाँ हमें देखने को मिल रही है। साथ ही हम छत्तीसगढ़ राज्य की बात करें तो यहाँ ये जो परेशानी है वो सबसे ज़्यादा कहाँ कहाँ पाई जा रही है। बिल्कुल सही। जैसे कि आपको पता है विश्व स्तर पे द्वीपीय जो देश हैं, द्वीपीय देश के अलावा हिमालयन जो क्षेत्र हैं, जैसे कि हर्षिता ने अभी बताया जी। कि ग्लेशियर का पिघलना, तो हिमालयन रीजन सबसे ज़्यादा इसमें अफेक्टेड है। इसके अलावा आर्कटिक जो क्षेत्र हैं और अफ्रीका के जो ड्राई एरियाज़ हैं वो हैं, कोस्टल एरियाज़ हैं, तटीय क्षेत्र हैं, और वर्षावन क्षेत्र इसमें प्रमुख रूप से शामिल है। साथ ही साथ जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत में भी हिमालय है, सुंदरबन है, पश्चिमी घाट है, और कई जो ड्राई एरियाज़ हैं वो अफेक्टेड है। और छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में जब आप बात करेंगे तो आप बिलासपुर जो रीजन है, चांपा, बिलासपुर, ये सारा वैश्विक तापमान कि हम सबसे चरम सीमा पर हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रभावित है छत्तीसगढ़ का, खासकर ये जो पोर्शन है, भाग है। जी बिल्कुल। और इस पे हम सभी को कार्य करने की ज़रूरत है ताकि हम सभी पृथ्वी के जो ये बढ़ते तापमान है उसको मैनेज कर सकें। जी तो हर्षिता, अब हम फिर से जानना चाहेंगे कि ये ट्रिपल प्लानिटरी क्राइसिस से जो हम सभी जूझ रहे हैं, जी, तो ये सिर्फ ये एक वर्तमान की परेशानी है या फिर इसका खतरा हम सिर्फ भविष्य के चिंताओं को लेकर करें? जी बिल्कुल। UNEP ने जो ट्रिपल प्लेनेटरी क्राइसिस की बात की है वो एक्चुअली में अभी के हो रहा है क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस और पॉल्यूशन, इन तीनों को मिलाकर उन्होंने ट्रिपल प्लेनेटरी क्राइसिस का नाम दिया है। और इस साल पूरा फोकस जो है हमारा वो इस क्लाइमेट चेंज को ठीक करने की तरफ किया जा रहा है। फिर जैसे कि आपने पूछा कि क्या ये भविष्य की चिंता है या फिर ये वर्तमान में पहुंच चुका है, तो हम अभी ये चीज़ बहुत स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते हैं कि ये अब कोई भविष्य की परेशानी नहीं है। ये हमारे वर्तमान जीवन, हमारी जो लाइफ स्टाइल है, अब उसमें ये शामिल हो चुका है। अब जैसे कि मैं एक एक प्रॉब्लम्स को अगर शॉर्ट में डिस्कस करना चाहूँ, जैसे कि क्लाइमेट चेंज इसका पहला मुद्दा है, तो ये जीवन शैली में कैसे शामिल हुआ है? तो ये अभी का जो बढ़ता तापमान है, हम जैसे कहते हैं कि इस बार की जो गर्मी पिछले बार से भी ज़्यादा पड़ रही है, तो ये एक बहुत बड़ा हमें संकट का एक पॉइंट नज़र आता है कि हम इस पे काम कर सकते हैं। ग्लेशियर का पिघलना, सी लेवल का बढ़ना, इसके अलावा एक और जो मेन पॉइंट है वो है अनियमित बारिश का होना। अगर हम छत्तीसगढ़ क्षेत्र की ही बात करें तो यहाँ पे कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिससे प्रभावित होकर उनमें भारी बारिश देखने को मिलती है, इतनी बारिश की वहाँ बाढ़ आ जाती है। जी। वहीं कहीं इतनी कम बारिश होती है कि ज़मीन जो है वो बंजर हो जाती है, सूख जाती है। तो हमारे ही क्षेत्र में हमको इसका जो प्रभाव वो एक समान नहीं दिखाई दे रहा है, कहीं कम कहीं ज़्यादा मिलता है। दूसरा जो मेन मुद्दा था वो है बायोडाइवर्सिटी लॉस का। बायोडाइवर्सिटी का मतलब केवल वाइल्ड लाइफ से नहीं है, वहाँ के पाए जाने वाले प्लांट, ट्रीज, बर्ड्स, बटरफ्लाइज, यहाँ तक कि वहाँ पाए जाने माइक्रो ऑर्गेनिज्म तक इसमें शामिल होते हैं, और इनका आपस में एक नेटवर्क होता है। और ये आपस में जिस प्रकार से संतुलन बनाकर चलते हैं, अगर इनमें से कुछ एक चीज भी डिस्टर्ब होती है तो ये पूरा नेटवर्क ही यहाँ पे हमको बिगड़ा हुआ नजर आता है, तो वो भी एक परेशानी बना हुआ है। तीसरे मुद्दे की बात करें, पॉल्यूशन, और अभी सबसे ज़्यादा चर्चा में है प्लास्टिक पॉल्यूशन, माइक्रो प्लास्टिक, सॉइल एंड वाटर कंटामिनेशन। तो इन्हीं सब समस्याओं को सुलझाने के लिए UNEP ने एक इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन जो चीज़ होती है, ताकि हम सारी समस्याओं को साथ में सुलझा सकें, तो इस पे काम करने पर जोर दिया है। जी। और मैम जैसे हम सभी मिलकर काम करते हैं वो काम पूरा होता है, और आज काम को पूरा करने के लिए सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जहां हम लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं और जहां से बहुत सारे कार्य पूरे भी हुए हैं। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2026 के लिए ग्लोबल कैंपिंग भी चलाया जा रहा है, तो ऐसे कौन से हैशटैग से जोड़ा जा रहा है कि वो चीज़ जो है लोगों तक पहुंचे, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे।
इस साल वर्ष 2026 में नाउ फॉर क्लाइमेट एक बहुत बड़ा हैशटैग उन्होंने UNEP ने अभियान शुरू किया है सोशल मीडिया के तहत। इसमें उन्होंने इस अभियान के तहत उन्होंने आह्वान किया है कि अभी नाउ फॉर क्लाइमेट, दैट मीन्स अभी यदि आपने क्लाइमेट के लिए ठोस कदम नहीं अपनाया तो डेफिनेटली हम बहुत वैश्विक स्तर पर जो चुनौतियां हमारे सामने पर्यावरण को लेकर आई हैं उनसे हम जूझ पाने में सफल नहीं होंगे। इसलिए इस हैशटैग को नाम दिया गया नाउ फॉर क्लाइमेट। यदि अब हम नहीं जागे तो हमारा कल अस्तित्व खतरे में है। जी बिल्कुल। मैम हर्षिता जी, आपकी तरफ फिर से आना चाहेंगे हम, और ये पूछना चाहूँगी कि हम सभी कोशिश करते हैं कि हमारे छोटे छोटे जो कदम हैं वो हमारे पर्यावरण को बचा सकें। तो ऐसे तो लोगों ने बहुत सारी कोशिशें की हैं, सरकार ने भी, और आम नागरिक भी कहीं ना कहीं कोशिश कर ही रहा है। तो क्या ये छोटे कदम ही पर्याप्त हैं पर्यावरण संतुलन के लिए और पर्यावरण को बचाने के लिए, या फिर अब ये वक्त आ चुका है कि हम बड़े बड़े ऐसे कदम लें, ठोस कदम लें, जिससे हम पर्यावरण संरक्षण कर पाएँ? जी बिल्कुल, आप सही बता रही हैं। अभी की जो समस्या है, हम ये मान रहे हैं कि अब जो छोटी छोटी कोशिशें हमारी वो पर्याप्त नहीं है जी। पर इसको हम महत्वहीन भी नहीं कह सकते कि छोटी छोटी कोशिशों के बिना हम एक बड़े रूप में नहीं, लार्ज स्केल में हम काम नहीं कर सकते हैं जी। तो छोटी कोशिशों से मतलब ये है कि अब डैमेज बहुत हद तक बढ़ चुका है। जिस प्रकार से पृथ्वी को, पर्यावरण को नुकसान हुआ है, किसी एक व्यक्ति के प्लांटेशन करने से या किसी एक की जीवन शैली में परिवर्तन लाने से हम पूरे समाज में आए हुए परिवर्तन को नहीं बदल सकते जी। बिल्कुल। तो अगर हम ये तय करें कि अगर मैं ये सोचती हूँ कि मुझे प्लांटेशन करना है, तो मेरे साथ पूरे एक ग्रुप को, पूरे एक इंस्टीट्यूशन को, एक पूरी संस्थान को जुड़ना बहुत जरूरी है। जब ज़्यादा संख्या में लोग मिलके इसको बदलने की कोशिश करते हैं तो जितना तेज़ी से ये डैमेज हुआ है उतनी ही तेज़ी से हम फिर इसको सॉल्यूशन निकाल के सॉल्व भी कर सकते हैं। इसकी वापस जो इसकी कंडीशन थी उसमें इसको वापस ला सकते हैं। तो प्लांटेशन करने के अलावा जो वाटर कंजर्वेशन पे हम काम कर सकते हैं, जैसे प्लास्टिक का हम कम से कम इस्तेमाल करें, ये भी हम कह रहे हैं। तो ये किसी एक व्यक्ति के करने से सारा बदलाव नहीं आ सकता, सारे समाज को साथ मिलकर इस पे काम करना पड़ेगा, तभी तो हम वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, वर्ल्ड नाम दिया गया है। अगर ये किसी एक इलाके की बात होती तो फिर हम वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इसका नाम क्यों रखते? तो ये पूरा जो क्राइसिस है अब ये पूरे विश्व में फैल चुका है, सबको साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। बिल्कुल सही बात कही आपने, और हम सभी को इस बात का ध्यान रखना भी चाहिए। तो दर्शकों, चर्चा में आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक वक्त हो चला है छोटे से अंतराल का। एक जमाने से कहानी है, सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल। डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री। दर्शकों, आज के कार्यक्रम में आप सभी का फिर से एक बार हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। आइए चर्चा में आगे बढ़ते हैं। तो मैम, हम बात कर रहे थे पर्यावरण के संरक्षण की। तो अभी जैसे हर्षिता ने बताया कि छोटे छोटे जो कदम हम उठाकर हम पर्यावरण को संरक्षण कर सकते हैं। और तो मैम, जब भी जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी की बात आती है तो कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े वन्य जीव हैं उन्हीं का ही जिक्र किया जाता है, और छोटे छोटे जीवों को कहीं ना कहीं उनमें शामिल नहीं किया जाता है। तो क्या ये बात सच है, और उनको शामिल करना कितना आवश्यक है इन सब चीज़ों में, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। बहुत सही, बहुत अच्छा सवाल है आपका। वाकई हम बड़े जीवों पर हमारा ध्यान बहुत ज़्यादा जाता है। इसमें मैं पॉलिनेटर्स की बात करूँगी। पॉलिनेटर्स से आप समझ पा रहे हैं कि जो परागण में महत्वपूर्ण छोटे जो सूक्ष्म छोटे जीव हैं उनका बहुत महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि जैसे उसमें एग्जाम्पल है मधुमक्खियाँ हैं, तितलियाँ हैं और अन्य पॉलिनेटर्स हैं, क्योंकि 75% पौधों में जो परागण के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो यही एनिमल्स हैं, छोटे एनिमल्स। और यदि इन लगातार हम जो रासायनिक खाद है उन सब का उपयोग
जो हम तेज़ी से करते जा रहे हैं उसकी वजह से ये पॉलिनेटर्स की संख्या दिनों दिन कम होती जा रही है। उसका प्रभाव ये हो रहा है कि प्रॉपर पॉलिनेशन नहीं होने के कारण प्रॉपर सीड डेवलपमेंट नहीं हो रहा है और उसकी वजह से खाद्य जो संकट है वो लगातार हमारे सामने आ रहा है। यदि हमने प्रॉपर पॉलिनेटर्स पर उनके संरक्षण संवर्धन पर ध्यान नहीं दिया तो डेफिनेटली हमारे खाद्य उत्पादन क्षेत्र में इसमें कमी आएगी और साथ ही साथ जैव विविधता का लॉस भी हमें देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल। तो इसलिए इन जीवों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जी बिल्कुल। हर्षिता, जैसे कि हम बात करते हैं पॉलिनेटर्स की, तो उनमें तितलियां भी आती हैं जी, तो उन्हें बायो इंडिकेटर्स कहा जाता है जी। तो क्या तितलियों के होने से हमें ये पता चल सकता है कि वहाँ का जो पर्यावरण है वो स्वस्थ है या नहीं, या उनके बदलाव, पर्यावरण बदलने पर हमें तितलियों पर भी कुछ ऐसे बदलाव देखने को मिलते हैं या नहीं? इसके बारे में जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, अभी तो ये मुख्य मुद्दा बना हुआ है। जी, तितलियां केवल कोई सुंदर जीव नहीं हैं, ये हमारी प्रकृति में जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे कि आपने बताया बायो इंडिकेटर, एक मैसेंजर का काम करते हैं। जी। इस प्रकार से कि जो तितलियां होती हैं, जिस क्षेत्र में उनकी संख्या ज़्यादा होती है, उनकी डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है, ऐसा माना जाता है कि वो एक हेल्दी इकोसिस्टम की कैटेगरी में आता है। जी। वहीं अगर हम ये देखें कि किसी क्षेत्र में अचानक से तितलियों की संख्या कम होने लगे या उनकी कोई स्पीशीज खत्म होने लगे, विलुप्त होने लगे, तो यह सबसे पहला संकेत होता है कि उस इकोलॉजी का बैलेंस कहीं डिस्टर्ब हो गया है। इसके अलावा जैसे मैम ने बताया पॉलिनेटर्स का काम, बायो इंडिकेटर के अलावा वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉलिनेटर्स भी हैं। जी। समय के साथ ये हुआ है कि तितलियों का जो इमर्जिंग टाइम है और पेड़ों का जो फ्लावरिंग का टाइम होता है, अब ये दोनों हमें मिसमैच नज़र आ रहे हैं। जी। जैसे कि मैं आपको समझाऊं, कुछ जो पौधे होते हैं वो साल भर फूल नहीं देते। लगाना ही पर्याप्त है या फिर हमें उसमें और भी कार्य करने की ज़रूरत है? केवल पेड़ लगाना ही पर्याप्त नहीं है। जी। पेड़ के साथ साथ आपको हैबिटेट रिस्टोरेशन, जिसको हम प्राकृतिक पुनर्वास कहते हैं, पुनर्स्थापन, उसकी भी प्रैक्टिस हमें शुरू करनी पड़ेगी और बहुत हद तक हमने बहुत सारी जगहों में इसकी शुरुआत कर भी दी है। और साथ ही साथ जो स्थानीय प्रजातियां हैं, स्थानीय प्रजातियों को ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रमोट करना चाहिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए। और जल स्रोतों का पुनर्जीवन भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है आज की डेट में ये। और साथ ही साथ वैज्ञानिक पारिस्थितिकीय योजना को बनाकर प्रॉपर प्लानिंग के साथ इन सब चीज़ों को किया जाना आवश्यक है। केवल पेड़ लगाने से काम नहीं चलेगा। आप जब केवल पेड़ लगा देंगे और प्राकृतिक पुनर्स्थापन नहीं होगा और वाटर कंजर्वेशन मेथड अपनाएंगे प्रॉपर्ली, तो केवल पेड़ लगाने से हमारे क्या लक्ष्यों की प्राप्ति होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। तो हमें इन योजनाओं की तरफ भी बराबर से संतुलन बनाकर चलना होगा, तभी प्रकृति का संतुलन मानव समाज के सामंजस्य के साथ स्थापित होगा। जी बिल्कुल। हर्षिता, जैसे मैम ने कहा कि पेड़ लगाने के अलावा हम और भी कार्य कर सकते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसी विषय पर कि स्थानीय समुदाय भी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए क्या कर सकता है? जी, स्थानीय समुदाय के साथ साथ आज की युवा भी इस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। जैसे कि हम जानते हैं, इस चीज़ से अवेयर होने के लिए कई सारे कैंपेन चलाए जाते हैं। जी। और उन कैंपेन से आज की युवा पीढ़ी जुड़कर अपने आप को इस चीज़ में योगदान देने के लिए शामिल कर सकती है। जी। और स्थानीय समुदाय की अगर हम बात करें, वो हमारे लिए विशेष इसलिए है क्योंकि उनके पास ट्रेडिशनल नॉलेज होता है। पहले के समय से वो लोग इन चीज़ों को उगाते आ रहे हैं, इनकी देखभाल करते आ रहे हैं, तो उनका जो एक नॉलेज है उसे हमें जानना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल माना जा सकता है कि किस प्रकार से वो पहले के समय से अपनी पृथ्वी की रक्षा करते आ रहे हैं। उन्होंने किस प्रकार से इसको अपनी माँ समझ के हमेशा उसकी देखभाल की है, कभी इसको कोई नुकसान नहीं पहुँचाया है। उसकी कटाई कम करने के लिए और कौन सा हम साधन अपना सकते हैं ताकि हम अपने थोड़े से जीवन शैली में थोड़ा परिवर्तन लाके, ताकि प्रकृति को कोई नुकसान ना हो। तो वो जिस प्रकार से चीज़ें अपनाते थे, हमको उनसे ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो ऐसा क्या करते थे, और फिर युवा पीढ़ी इन सब चीज़ों से जुड़ के
इस चीज़ों को आगे बढ़ा सकती है, क्योंकि ये भविष्य की चिंता नहीं अब तो अभी की, तो आगे हमारे आने वाली जो भविष्य की पीढ़ियां हैं हम जानेंगे तभी तो हम आगे वाली पीढ़ियों को बता सकेंगे। तो उनका ट्रेडिशनल नॉलेज हमें लेना बहुत ज़रूरी है ताकि वो हमारे लिए भविष्य में भी काम आए। जी जी बिल्कुल। मैम अब हम जानना चाहेंगे कि अगर हम अब भी जो प्रकृति के जो छोटे छोटे संकेत हैं, छोटे संकेतों के साथ हमें बहुत सारे बड़े संकेत भी दिखने को मिलते हैं जो हमारे पृथ्वी के लिए घातक हैं, अगर उन संकेतों को हमने अभी भविष्य के लिए खतरा नहीं माना तो ऐसे भविष्य में और कौन से बड़े बड़े इकोलॉजिकल जो है जो खतरे हैं हमें क्राइसिस देखने को मिल सकते हैं? बिल्कुल सही। इसमें सबसे बड़ा अभी आप देखिएगा जल संकट, भविष्य में जल संकट बहुत तेज़ी से आ सकता है जी। और आ सकता है क्या, हम तो देख ही रहे हैं कि जल संकट आज एक वैश्विक समस्या बन चुका है, बहुत बड़ी चुनौती के रूप में हमारे सामने है। साथ ही साथ खाद्य सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा के साथ जैव विविधता का बड़े पैमाने पर ह्रास होना, जैव विविधता लगातार हमारी गिरती जा रही है वैश्विक तापमान के इस पे, तो जो जैव विविधता का बड़े पैमाने पर नुकसान होना और जो क्लाइमेट चेंज, मौसम का परिवर्तन, अनरेगुलेटेड जो क्लाइमेट आप देख रहे हैं, जैसे पूरा साइकिल चेंज हो रहा है, जितनी बायोलॉजिकल थिंग्स हैं, बेमौसम बरसात का होना, तो मुख्य रूप से जल संकट और आपका खाद्यान्न समस्या है और जैव विविधता में लगातार कमी, ये महत्वपूर्ण जो संकट है हमारे सामने, ये हमें देखने को मिलेगी और उसका सीधा सीधा प्रभाव हम मानव अस्तित्व पर पड़ने वाला है। जी। तो मैम इस ज्वलंत मुद्दे पे, ये भारी समस्या है जो वैश्विक संकट बना हुआ है, तो इस पर हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे कि कौन कौन से छोटे छोटे कदम, या चाहे तो हम आपस में समुदाय बनाकर या अकेले भी ऐसे कौन कौन से कदम उठा सकते हैं जिससे हम इन परेशानियों से दूर हट सकते हैं? सबसे पहला तो जैसे प्रकृति है, प्रकृति के साथ हम हैं, हमारे साथ हमारा अस्तित्व है, तो जब तक हम स्वयं में परिवर्तन नहीं लेकर आएंगे, जब तक हम स्वयं संकल्पित नहीं होंगे, तब तक हम किसी समुदाय या किसी समाज को आगे नहीं ला सकते हैं। इसलिए हमें पहले स्वयं से शुरुआत करनी होगी। जब हम स्वयं से शुरुआत करेंगे तब हम अपने समाज पे और अपने वैश्विक स्तर पर जो समुदाय हैं उसकी बात हम कर पाएंगे। तो पहले शुरुआत हमें अपने आप से स्वयं से करना होगा। प्रकृति, क्योंकि प्रकृति है तो हम हैं, और प्रकृति नहीं है तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। बिल्कुल। हर्षिता, आप क्या कहना चाहेंगे इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर कि किस तरीके से हम हमारी प्रकृति को सहेज सकते हैं, इकोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है उसे बचा सकते हैं और जैव विविधता को भी हम आगे बढ़ा सकते हैं, ताकि हम वर्तमान में जो देख पा रहे हैं वो हम हमारे भविष्य आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संजो कर रखें कि वो भी हमारे पर्यावरण, हमारे प्रकृति से कुछ सीख पाए। जी बिल्कुल, मैम की बात से तो हम बहुत ज़्यादा सहमत हैं कि किसी एक के बदलाव करने से कुछ नहीं होगा और हम पहले खुद से शुरुआत करें हर चीज़ की। जी बिल्कुल। इसी चीज़ को जैसे मैं आगे बढ़ाती हूँ कि अवेयरनेस इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो अवेयरनेस के साथ साथ जैसे कि सोशल मीडिया में जो हैशटैग चला आ रहा है नाउ फॉर क्लाइमेट, तो नाउ का मतलब ये है कि अब बात बहुत हो गई, समय बीत चुका है अब इस बारे में बात करने का कि आगे ये होगा, आगे हम ऐसा करेंगे, प्लानिंग बहुत सारी हो गई हमारी। अब काम है इस पे एक्शन लेने का। अब ये हमारी अर्जेंट नेसेसिटी बन गया है कि हम किस तरीके से इसके सॉल्यूशन ढूंढें और आज ही से इस पे काम करना शुरू करें। जी बिल्कुल। इसके लिए अवेयरनेस के लिए अभी तो हम मोबाइल टेक्नोलॉजी के ज़माने में हैं, तो बहुत तेज़ी से ये सारी बातें फैल जाती हैं। अगर मैं अलग अलग कैंपेन्स की बात करूं, जैसे कि है एक पेड़ माँ के नाम, तो इसमें क्या किया गया था कि जो माँ के प्रति प्रेम होता है उसे पेड़ लगाने से जोड़कर जागरूकता बढ़ाने की कोशिश की गई। एक इमोशनल अटैचमेंट जोड़ा गया लोगों के साथ में कि आप अपने माँ के नाम पे एक पेड़ लगाइए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी और इसका असर हमें देखने भी मिला। दूसरे अगर बाकी कैंपेन्स की बात करें, जैसे मिशन लाइफ नाम का एक कैंपेन चलाया जा रहा है, इसका मेन मोटिव ये है कि हमारी जो जीवन शैली है इसमें से कुछ ऐसी चीज़ें जिससे प्रकृति को नुकसान हो रहा है वो आप बाहर निकाल के उसमें एक इको फ्रेंडली मेथड डालने की कोशिश करें। कहीं अगर हमें दूर तक गाड़ी से जाने की अगर ज़रूरत नहीं है, किराना दुकान हो गया कहीं हो गया, तो हम कोशिश करें पैदल जाएं।
या कोई और जा रहा है तो उससे लिफ्ट लेके चले जाए, दोनों एक साथ में चले जाए। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिसे हम नेगलेक्ट कर देते हैं, पर आगे चल के यही एक नुकसान का कारण भी बनती हैं। इसके अलावा वन नेशन वन मिशन, प्लास्टिक पोल्यूशन का अंत, ये भी एक कैंपेन चलाया जा रहा है जिसका मेन मुद्दा है कि अब हमें प्लास्टिक पोल्यूशन को पूरी तरीके से खत्म करना है। ये कुछ ऐसे कदम हैं जिन्हें उठा के, इनसे जुड़ के हम इस पे लगातार निरंतर काम करेंगे तो एक समय हमको इसमें प्रभाव और सारे जो इसके सॉल्यूशन के रिजल्ट है वो जरूर देखने को मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों आए और इस महत्वपूर्ण विषय पर हमारे दर्शकों के साथ चर्चा में भाग लिया। और हम आशा करते हैं कि जो भी दर्शक आज का ये कार्यक्रम देख रहे होंगे वो इन छोटे छोटे जो कदम है उनमें अमल करेंगे और इसी के साथ हमारे पर्यावरण को सहेजने का और साथ ही साथ अपने जीवन को भी सहेजने का कार्य करेंगे, ताकि हम पर्यावरण का जो लाभ है हम भी उठा सके और हमारे भविष्य भी उठा सके। आज के कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए हमें इजाज़त, स्वीकारें मेरा नमस्कार।